सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको आज भारत का संविधान पढ़ाने वाला हूं। और भारत के संविधान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 5 के बारे में। भाग 5 जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं संविधान के जो 3 प्रमुख स्तंभ हैं उसके बारे में। हमारा जो भारतीय संविधान है उसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो बताया जाएगा आपको वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं हम लोग भाग 5 जो कि संघीय कार्यपालिका है। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान के 3 प्रमुख स्तंभ के बारे में। सिंपल से आप जान लीजिए संविधान के जो 3 प्रमुख स्तंभ हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका। 3 प्रमुख स्तंभ है संविधान के, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। वैसे तो चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, लेकिन हम लोग उसको यहाँ पर नहीं देखने वाले। मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 3 स्तंभ की बात करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कार्यपालिका की, तो देखिए कार्यपालिका क्या होता है। कार्यपालिका जो है जो कार्य को चलाते हैं। तो कोई भी कार्य जो सरकार के अंतर्गत होता है उसका संचालन करती है कार्यपालिका। जिनके पास विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का या नहीं करने की शक्ति होती है। तो कार्यपालिका चाहे तो विधायिका द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसको लागू कर सकता है और चाहे तो नहीं कर सकता। मतलब कानून को लागू करने का जो पूरा अधिकार है वो कार्यपालिका के पास है। सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ कार्यपालिका है क्या चीज। जैसे कि हम इसके अंग के बारे में देख लेते हैं। कार्यपालिका के अंग है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री कार्यपालिका के अंग है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। ऊपर देखते हैं हम लोग। तो कार्यपालिका तो आपको समझ आ गया होगा। कार्यपालिका जो कार्यों का संचालन करती है, जिसके पास ये अधिकार होता है कि वो कौन सा कानून लागू करेगा या नहीं करेगा। कानून बनाने का जो अधिकार होता है, दूसरा देखिए आप, कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो विधायिका के पास होता है। और विधायिका कहने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। हम लोग केंद्र स्तर की बात कर रहे हैं। तो केंद्र स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये क्या है, विधायिका के अंग है। राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर में विधानसभा और आपका विधान परिषद ये जो है विधायिका के अंग है। तो कानून जो बनाता है विधायिका बनाता है कानून। कानून बनाना मतलब विधेयक या बिल को बनाना। कोई भी बिल बनाने की शक्ति जो होती है विधायिका के पास होती है। और इसी कानून को लागू करने की शक्ति होती है कार्यपालिका के पास। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए विधायिका तो कानून बनाता है और जो कार्यपालिका है उस कानून को लागू करता है। लेकिन न्यायपालिका का कार्य क्या है वो देखिए। यदि बिल को लागू करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है या किसी प्रकार की न्यायिक चुनौती आती है या फिर कोई इसका उल्लंघन करता है, तब उसे सजा देने का प्रावधान अर्थात कानून व्यवस्था को बनाए रखने की शक्ति न्यायपालिका के पास है। तो न्यायपालिका जो है कानून व्यवस्था को बनाकर चलती है। कोई भी सा कार्य जो है वो सही तरीके से हो, उसमें कानून का कोई भी उल्लंघन ना होता हो, तो इस बात का ध्यान रखती है न्यायपालिका। तीनों चीज आपने देख लिया, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों के काम आपको समझ में आ गए। चलिए देखते हैं हम लोग इसके अंगों के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कार्यपालिका के अंग जिसमें सर्वोच्च होता है राष्ट्रपति, उसके नीचे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो ये चारों जो है कार्यपालिका के प्रमुख अंग है। वास्तविक प्रमुख की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों का जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख कहा जाता है और राष्ट्रपति को औपचारिक प्रमुख कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। औपचारिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति है और वास्तविक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
कार्यपालिका के स्थायी अंग के बारे में। कार्यपालिका, तो इसके स्थायी अंग किसे कहा जाएगा? तो कार्यपालिका के स्थायी सदस्य जो नियमित होते हैं, ऐसे अधिकारीगण जो एक निश्चित सीमा के लिए लगभग अपनी उम्र के 60 वर्षों के कार्यकाल के लिए कार्यपालिका के अंग होते हैं, उसे कार्यपालिका का स्थायी अंग कहा जाता है। जैसे कि एक तहसीलदार या फिर कोई सरकारी अधिकारी जो 60 वर्षों तक कार्यपालिका के अंतर्गत रहकर उसके कार्य करते हैं, तो उनको कहा जाता है स्थायी अंग। आगे देखते हैं हम लोग कार्यपालिका के अस्थायी अंग। तो अस्थायी अंग किसे कहेंगे? वह व्यक्ति जो कार्यपालिका के अंतर्गत कुछ समय के लिए कार्य करता है, उसे कहा जाता है कार्यपालिका का अस्थायी अंग। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री जो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। यदि प्रधानमंत्री का पद बदल जाता है तो वहां पर कोई दूसरा प्रधानमंत्री आ जाएगा और जो पहले प्रधानमंत्री था वो कार्यपालिका का अंग नहीं रहेगा। तो इस कारण क्या है, वो अस्थायी अंग है। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अस्थायी अंग है, और जो कैबिनेट के या फिर राज्य के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं जो नियमित रूप से वहां कार्य करते हैं अपने उम्र होते तक, मतलब 60 वर्षों तक, तो वो स्थायी अंग होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए राज्य स्तर की कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं। तो राज्य स्तर में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है और मंत्री परिषद। तो ये राज्य स्तर की कार्यपालिका के अंग होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग विधायिका के अंग के बारे में। तो केंद्र में देखते हैं और राज्य में देखते हैं। केंद्र में संसद की बात करते हैं हम लोग। संसद जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है। विधानमंडल जो कि विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना है। तो ये जो है ये विधायिका के अंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति जो है विधायिका का भी अंग है और कार्यपालिका का भी अंग है। तो ऐसा हो सकता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ये दोनों के अंग हो सकते हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो या फिर विधायिका हो। ये जो अधिकार है इनको प्राप्त है। तो संसद में राष्ट्रपति आ जाते हैं, ये आपकी विधायिका के अंग है। लोकसभा की बात करें या फिर निम्न सदन की, तो लोकसभा को ही निम्न सदन कहा जाता है। तो लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं वो क्या है, विधायिका के अंतर्गत आ जाते हैं। राज्यसभा के जो सभी सदस्य हैं वो भी विधायिका के अंतर्गत आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोकसभा में जिसकी सरकार है, मतलब देश में जिसकी सरकार है, और लोकसभा में जो मंत्री परिषद है वो कार्यपालिका के सदस्य हो सकते हैं और लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। इसका मतलब विधायिका के भी सदस्य हो सकते हैं। लेकिन जो विपक्षी दल है वो सिर्फ विधायिका के सदस्य हो सकते हैं, कार्यपालिका के सदस्य नहीं हो सकते। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार देखिए राज्य में विधानमंडल होता है और विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो विधानसभा जो है वो विधानसभा के सभी सदस्य जो है वो आपके विधायिका के अंग हो गए, विधायिका के अंतर्गत आ गए। और विधान परिषद है तो विधान परिषद के सभी सदस्य जो है विधायिका के अंतर्गत आ गए, तो इनका कार्य विधायिका के अंतर्गत होता है। और दूसरा चीज, जो आपका विधानसभा है वो सभी राज्यों में होता है, साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी इन केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है। लेकिन विधान परिषद जो है देश के सभी राज्यों में नहीं है। जो राज्य ये चाहती है कि उनके प्रदेश में विधान परिषद रहे, तभी उस राज्य में विधान परिषद रखा जाता है। तो विधायिका के जो अंग है केंद्र में और राज्य में आपने देख लिया, केंद्र में है संसद और राज्य में है विधानमंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए आप यहाँ पे विधानसभा का होना सभी राज्यों को अनिवार्य है, लेकिन विधान परिषद को रखना राज्य पर निर्भर करता है। राज्य चाहे तो विधान परिषद को रखेगा या फिर नहीं रखेगा। तीसरा है न्यायपालिका। तो देखिए न्यायपालिका के बारे में, कानून व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए या फिर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसे दंड देने के प्रावधान के लिए न्यायपालिका का गठन किया गया है। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है और इसे एकीकृत व क्रमबद्ध रूप से ढाला गया है। जो हमारी देश की न्यायपालिका है
वो स्वतंत्र है, एकीकृत है और क्रमबद्ध है। इसका मतलब क्या है? अगर सर्वोच्च न्यायालय है तो उसके नीचे रहेगा उच्च न्यायालय, उसके नीचे रहेगा डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, तो इस प्रकार जो है न्यायालय रहेगा। मतलब एक स्ट्रक्चर है, एक क्रमबद्ध संरचना है। अगर आप अपना केस हाई कोर्ट में डालते हैं और हाई कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप उसे सर्वोच्च न्यायालय में भी डाल सकते हैं। मतलब आप एक क्रम के अनुसार उसे आप अगले न्यायालय पर, उससे उच्च न्यायालय पर उस केस के लिए अपील कर सकते हैं। और यहाँ पे न्यायालय जो है एकीकृत एवं क्रमबद्ध रूप में ढाला गया है। तो यहाँ पे आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में आपने जाना कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके कार्य क्या है, इनके अंग कौन से है। ये सभी चीज इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको काफी हेल्प होगा इन चीजों को समझने में। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाता है।